नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पर्यावरण से संबंधित निबंध स्टेप बाय स्टेप करके लिखना सिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, अगर आपका क्लास 10th या फिर 12th है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 10th और क्लास 12th के फाइनल परीक्षा में हिंदी वाले सब्जेक्ट में पर्यावरण से संबंधित निबंध कई बार पूछा जा चुका है। इसलिए आप लोगों को पर्यावरण से संबंधित निबंध लिखना आना ही चाहिए। जिन बच्चों को नहीं आता कि पर्यावरण पर निबंध कैसे लिखा जाता है, तो वे बच्चे इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से सीख जाएंगे। बस आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखने और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, आपने भूगोल वाले सब्जेक्ट में पर्यावरण से संबंधित जानकारियां प्राप्त की होंगी। उसमें आपने ये जाना होगा कि पर्यावरण क्या कहलाता है, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण के कौन कौन से अंग होते हैं, पर्यावरण के क्या संरक्षण के उपाय हो सकते हैं, पर्यावरण हमारे साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है, इन सभी जानकारियों के बारे में आपने जाना होगा। अगर दोस्तों आप इन सभी जानकारियों से परिचित हैं, तो आपके लिए यह निबंध लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि हमें इस निबंध में केवल और केवल पर्यावरण से संबंधित बातों को ही लिखना है। पर्यावरण से संबंधित जो घटना है उन्हीं को लिख देना है। आपका निबंध रेडी हो जाएगा, आपका निबंध तैयार हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं पता है कि पर्यावरण क्या कहलाता है, पर्यावरण का मतलब क्या होता है, उन बच्चों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यह जान लीजिए कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है। जब आप पर्यावरण से परिचित हो जाइएगा, पर्यावरण के बारे में जान लीजिएगा, तो यह वीडियो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों देखिए, यहाँ पर देखिए, पर्यावरण को अगर हम तोड़ें तो दोस्तों ऐसे टूटेगा, पर प्लस आवरण, पर प्लस आवरण। ठीक है, पर का मतलब होता है चारों ओर, ठीक है, और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। पर का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। हमारे आसपास के कुल जितने सारी वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं का सम्मिलित रूप ही पर्यावरण कहा जाता है। दोस्तों, अगर बात करें सटीक परिभाषा का, तो आप पर्यावरण का सटीक परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं। हमारे आसपास के चारों ओर से घिरे आवरण को पर्यावरण कहा जाता है। तो दोस्तों, आपके आसपास ऐसे कौन कौन से वस्तुएं हैं जो कि पर्यावरण का आवरण बन रहे हैं, जो कि आपको घेर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके आसपास क्या है? आपके आसपास पर्वत है, पठार है, घर है, मकान है, पुल है, सड़क है, जीव है, जंतु है, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधे हैं, यही सब न है। आप अपने आसपास केवल दो ही प्रकार के वस्तुएं दोस्तों आप लोग देख पाते हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत वाली और दूसरा मानव निर्मित वाली। इन दोनों के अलावा आप तीसरा कोई भी वस्तु देख नहीं पाते हैं। तीसरा कोई भी वस्तु दोस्तों आपको दिखाई देती ही नहीं है। यही दो ऐसी वस्तुएं हैं जो कि आपके आसपास दिखाई देती है। इन सभी वस्तुओं का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? इन सभी वस्तुओं का सम्मिलित रूप ही पर्यावरण कहलाता है। दोस्तों, एक चीज मैं आप सभी को बता देता हूं कि पर्यावरण
पर्यावरण के रूप में हम केवल उन्हीं वस्तुओं को लेते हैं, पर्यावरण के रूप में हम केवल उन्हीं वस्तुओं को लेते हैं जो वस्तुएं प्राकृतिक स्रोत वाली होती है, जिन वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक के कारण हुआ है, जो वस्तुएं प्राकृतिक से अपना संबंध रखती हैं, उन्हीं वस्तुओं को हम पर्यावरण के अंतर्गत रखेंगे। अगर हम उन सभी वस्तुओं से घिरे हुए हैं तो इन वस्तुओं का जो आवरण है यही दोस्तों पर्यावरण कहा जाएगा। दोस्तों आपके आसपास प्राकृतिक स्रोत वाली वस्तुएं कौन कौन से हो सकते हैं? आपके आसपास से प्राकृतिक स्रोत वाली वस्तुएं हो सकते हैं पेड़, पौधे, पक्षी, जीव जंतु, नदी, पठार, मरुस्थल, इसके साथ ही झील, झरने, आकाश, तारा, पृथ्वी, ये सब क्या है? ये सब दोस्तों प्राकृतिक स्रोत वाली वस्तुएं हैं। मिट्टी, बालू, पत्थर, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक स्रोत वाली वस्तुएं हैं। तो दोस्तों अगर हम इन सभी वस्तुओं से घिरे हुए हैं, हवा क्या है भैया? हवा भी दोस्तों एक प्रकार का प्राकृतिक स्रोत वाला ही वस्तु है। हवा कोई इंसान नहीं बनाया, कोई मानव नहीं बनाया, बल्कि हवा प्राकृतिक नहीं बनाया है। यहाँ तक कि हम स्वयं भी क्या है? हम स्वयं भी प्राकृतिक स्रोत वाली वस्तु हैं। दोस्तों अगर हम इन सभी वस्तुओं से घिरे हुए हैं, हमारे आसपास ये सभी वस्तुएं हैं, तो इन वस्तुओं का सम्मिलित रूप ही पर्यावरण कहा जाता है। दोस्तों ऊपर देखिएगा तो आकाश, चारों ओर देखिएगा तो हो जाएगा दोस्तों वायु से हम घिरे हुए हैं तभी ना सांस ले पाते हैं। बताइए अगर हम आसपास और चीजें देखें जैसे कि मानव निर्मित वाली जो वस्तुएं हैं उन्हें छोड़कर, तो दोस्तों क्या दिखाई देता है? दोस्तों दिखाई देता है चिड़िया, पशु, पक्षी, आपको दिखाई देता है जमीन, उसके बाद मिट्टी दिखाई देता है, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को नदी दिखाई देता है, उसके बाद आप बहुत सारे ऐसे वस्तु देख सकते हैं जो कि प्राकृतिक स्रोत वाली होती हैं। जो आप इंसान देख रहे हैं वे इंसान भी क्या है? वे इंसान भी प्राकृतिक स्रोत वाले हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये इंसान जो है ये पर्यावरण के एक अंग है, पेड़ पौधे जो है पर्यावरण के अंग है, नदी तालाब झील झरने जो है पर्यावरण के अंग है, पर्वत पठार जो है पर्यावरण के अंग है, बालू मिट्टी पत्थर जो है पर्यावरण के अंग है, आकाश धरती ये जो भी वस्तुएं आप देख पा रहे हैं सूर्य तारा चंद्रमा ग्रह उपग्रह ये सभी पर्यावरण के अभिन्न अंग है। तो दोस्तों आपने जान चुका कि पर्यावरण क्या कहलाता है, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। वैसे तो दोस्तों सामान्य रूप में पर्यावरण को प्राकृतिक स्रोत वाली और मानव निर्मित वाली वस्तुओं को कंबाइंड करके परिभाषा के रूप में बोला जाता है, लेकिन अगर हम वास्तविक तौर पर देखें, वास्तविक रूप से देखें तो दोस्तों पर्यावरण के अंतर्गत केवल और केवल आने वाली वस्तुएं प्राकृतिक स्रोत ही वाली होती हैं, ना कि मानव निर्मित वाली होती हैं। दोस्तों इंसानों से पहले, मानवों से पहले ये संपूर्ण जो संसार था, संपूर्ण ये जो प्राकृतिक था, यह दोस्तों प्राकृतिक वस्तुओं से ही भरा हुआ था। जब इंसानों ने जन्म लिया तो दोस्तों उन्होंने अपने बुद्धि और कौशल के आधार पर इस धरती पर ऐसे ऐसे वस्तुओं का निर्माण कर लिया, ऐसे वैसे दोस्तों उन्होंने पदार्थ बना लिया जो कि दोस्तों बिल्कुल भी प्राकृतिक से अपना संबंध नहीं रखती है। इसलिए इन सभी वस्तुओं को पर्यावरण का अभिन्न अंग नहीं माना जाएगा। दोस्तों देखिए पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी वस्तुएं होती हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी दोस्तों चीजें होती हैं वो हमारे लिए लाभदायक होती हैं, वे हमारे प्रकृति के लिए उपयोगी होती है, ना कि हानिकारक होती हैं। दोस्तों इंसानों ने आज वाहन बनाए हैं, तो वाहन को क्या हमें पर्यावरण के अंतर्गत रखेंगे? बताइए दोस्तों वाहन जो है वो क्या करता है कि इंसानों को सुविधा तो देता है, कम समय में अधिक दूरी कराकर सुविधा तो देता है, लेकिन दोस्तों यह प्रकृति को नुकसान भी पहुंचाता है, हमें भी नुकसान पहुंचाता है। इससे निकलने वाली जो धुएं हैं तो वो क्या करता है कि वायुमंडल में जाकर हमारे वायुमंडल को दूषित करता है। आज इंसान रहने के लिए घर बनाया है, तो दोस्तों जब आप बहुत मात्रा में घर बना लीजिएगा और पेड़ पौधों को काट के हटा दीजिएगा, तो आप ही बताइए जो घर होगा वो क्या हमारे प्रकृति को आगे बढ़ाएगा, हमारी प्रकृति की रक्षा करेगा? नहीं कर सकता है। पर्यावरण से संबंधित जो भी दोस्तों वस्तुएं होती हैं ये सभी वस्तुएं पर्यावरण की रक्षा करती है, हमारे इस प्रकृति की रक्षा करती है, लेकिन मानव द्वारा बनाई गई कुल जितनी सारी वस्तुएं हैं वो बिल्कुल भी प्रकृति की रक्षा नहीं करती
करती है बल्कि मानवों को सुविधा प्रदान करती है। दोस्तों आज मानव जमीन के लालच में, घर के लालच में, कल कारखाने के लालच में, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के लालच में, पुल सड़क के लालच में पेड़ पौधों को अंधाधुंध काट रहा है। तो दोस्तों जब पेड़ पौधे अंधाधुंध कटे जा रहे हैं तो दोस्तों इससे क्या नुकसान हो रहा है? इससे नुकसान यह हो रहा है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। जितने सारे पशु पक्षी हैं उनका आश्रय दिन प्रतिदिन छीना जा रहा है। पशु पक्षियों की जो जातियां हैं, जो प्रजातियां हैं, वो विलुप्त होते जा रहा है। इसके साथ ही जो पर्वत है, जो पठार है, उनका खनन करके दोस्तों रेलवे निर्माण में जो गिट्टी डाल रहा है तो उससे क्या हो रहा है? उससे दोस्तों हमारा जो प्राकृतिक है वो खंडित हो रहा है। हमारे प्रकृति के जो पर्वत है, जो पठार है, वो दोस्तों दिन प्रतिदिन अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। दोस्तों बताइए, जब दिन प्रतिदिन प्राकृतिक स्रोत वाली वस्तुएं अपना अस्तित्व खोती चली जाएंगी तो क्या इससे हमारी प्रकृति की सुरक्षा हो सकती है? क्या इससे हमारा प्राकृतिक शुद्ध एवं संतुलित हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जो भी वस्तुएं हमारे प्रकृति के लिए हानिकारक है, हमारे लिए हानिकारक है, वे वस्तुएं बिल्कुल भी पर्यावरण का हिस्सा नहीं हो सकता है, पर्यावरण का बिल्कुल भी अंग नहीं हो सकता है। जो भी वस्तुएं हमारे और हमारे इस प्रकृति के लिए उपयोगी होता है, हमारे इस प्रकृति के लिए लाभदायक होता है, वही वस्तुएं पर्यावरण के अभिन्न अंग हो सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये सारा चीज आप लोगों को पर्यावरण से संबंधित बताया, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर परिचय में। दोस्तों यहाँ पर परिचय में कहा जा रहा है पर्यावरण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अभिन्न कहने का मतलब एक बहुत ही मूल्यवान हिस्सा है, एक बहुत ही बहुमूल्य हिस्सा है, ठीक है। अगर हमारे जीवन से पर्यावरण को निकाल दिया जाए तो हमारे जीवन का जो अस्तित्व होगा वो दोस्तों रह ही नहीं पाएगा। हम जिंदा क्यों हैं? हम जिंदा दोस्तों इसलिए हैं क्योंकि ईश्वर ने हमें ऑक्सीजन प्रदान किया है, क्योंकि ईश्वर ने हमें मिट्टी प्रदान किया है, क्योंकि ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी को रहने लायक बनाया है, क्योंकि ईश्वर ने हमें इस धरती पर जल प्रदान किया है, तभी दोस्तों हम जिंदा है। ना कि हम मोबाइल के कारण जिंदा है, ना कि हम घर के कारण जिंदा है, और ना ही हम यहाँ पर जो भी आप वाहन देख पा रहे हैं उनके कारण जिंदा है। ये सब हमारे सुविधाएं वाले वस्तुएं हैं, लेकिन हमारे जीने वाले जो वस्तुएं हैं ये सभी वस्तुएं दोस्तों प्राकृतिक स्रोत वाले ही हैं। इन सभी वस्तुओं के कारण ही हम जीवित हैं। अगर आज संपूर्ण अगर धरती से मिट्टी विलुप्त हो जाए, यानी कि संपूर्ण धरती अगर मरुस्थल में बदल जाए तो क्या हमें खाने के लिए अनाज मिलेगा? अगर पानी का अस्तित्व खत्म हो जाए, अगर पानी धरती से सूख जाए तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? अगर इस धरती से ऑक्सीजन गैस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो क्या हम सांस ले पाएंगे? क्या हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं? क्या हम जीने की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन के लिए पर्यावरण कितना ज्यादा बहुमूल्य हिस्सा है। आगे कहा जा रहा है इसमें हमारे चारों ओर की सभी प्राकृतिक चीजें शामिल होती है, जैसे कि पेड़ पौधे, जल, वायु, मिट्टी और जीव जंतु। दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी बताया कि पर्यावरण के अंतर्गत प्राकृतिक स्रोत से संबंध रखने वाली वस्तुएं ही भाग लेती हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पेड़ पौधे, जल, वायु, मिट्टी और जीव जंतु ये सभी की सभी वस्तुएं प्राकृतिक स्रोत वाली वस्तुएं हैं। इन सभी वस्तुओं को हम लोग पर्यावरण का अभिन्न अंग बोल सकते हैं। इन्हीं सभी वस्तुओं से घिरा हुआ जो आवरण है यही आवरण पर्यावरण कहलाएगा। दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक स्रोत से संबंधित वस्तुओं से घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहा जाता है। हमारे आसपास के प्राकृतिक स्रोत वाली वस्तुओं से घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहा जाता है। हम लोग दोस्तों इस तरीके से भी परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है। आगे कहा जा रहा है यह मानव जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। दोस्तों सही बात है, मानव जीवन के लिए ही नहीं बल्कि इस प्राकृतिक में पाए जाने वाले कुल जितने सारे जीव जंतु हैं, कुल जितने सारे पशु पक्षी है, कुल जितने सारे जलचर जीव प्राणी है, कुल जितने सारे रेंगने वाले जीव प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों के लिए पेड़ पौधे, जल, वायु, मिट्टी और जीव जंतु आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। दोस्तों कैसे करते हैं आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर दोस्तों हम सांस ले रहे हैं तो किसके कारण सांस ले रहे हैं? दोस्तों हम सिलेंडर के कारण तो सांस नहीं ले रहे हैं, हम लोग
पेड़ पौधों के कारण ही सांस ले रहे हैं। जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है वहाँ पर जाकर देखिए सांस लेने में कठिनाई होती है। जहाँ पर अधिक मात्रा में दोस्तों बड़े बड़े भवन हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग है, बड़े बड़े इमारत है, वहाँ पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है। तो दोस्तों सबसे पहले जो पेड़ पौधे होते हैं वो तो हमें जीने के लिए ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, जो कि एक संसाधन का काम करता है। उसके बाद दोस्तों ये हमारे प्रकृति को शुद्ध एवं संतुलित बनाते हैं, हमारे प्रकृति को समृद्ध बनाते हैं, हमारे वातावरण को शुद्ध बनाते हैं, हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो अशुद्ध गैसें हैं उन्हें दोस्तों ये कम करते हैं। इसके साथ ही जलावन के लिए ये हमें लकड़ियाँ प्रदान करते हैं, हमारे रोगों को उपचार करने के लिए औषधियाँ और बहुत से जड़ी बूटियाँ प्रदान करते हैं। और भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों जल। दोस्तों जल के कारण ही हम अपने दिनचर्या को पूरा कर पाते हैं। अगर दोस्तों जल ना हो एक दिन के लिए हमारे पास तो हमारी दिनचर्या रुक सकती है। ना ही दोस्तों हम ब्रश कर सकते हैं, ना ही दोस्तों हम बाथरूम कर सकते हैं, ना ही दोस्तों हम स्नान कर सकते हैं, ना ही हम कपड़ा धो सकते हैं, और ना ही जीने के लिए जल पी सकते हैं, और ना ही पेड़ पौधों को हम जल दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जल हमारे लिए कितना ज़्यादा दोस्तों संसाधन प्रदान कर रहा है। यहाँ पर है वायु। दोस्तों वायु के कारण ही हम अच्छे वातावरण में रह पाते हैं, वायु के कारण ही हमारी पृथ्वी ठंडी रह पाती है, वायु के कारण ही जो पेड़ पौधे होते हैं वे दोस्तों लहरा पाते हैं। तो वायु भी क्या करता है, एक संसाधन प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पर मिट्टी के कारण दोस्तों फसलों का उत्पादन होता है, मिट्टी के कारण ही हमें अनाज मिलता है, जिसके कारण हम जीवित रह पाते हैं। मिट्टी में बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें आश्रय मिलता है जीने के लिए। तो दोस्तों मिट्टी भी क्या करता है, एक आश्रय प्रदान करता है। किन के लिए, तो सूक्ष्म जीवों के लिए, और साथ ही वैसे जीव जो मिट्टी में जीवित रहते हैं, जैसे सांप हो गया, बिच्छू हो गया, इन सभी जीवों के लिए। यहाँ पर है जीव जंतु। दोस्तों देखिए जीव जंतु जो है वो भी क्या करते हैं, संसाधन प्रदान करते हैं। जीव जंतु दोस्तों संसाधन इसलिए प्रदान करते हैं क्योंकि जीव जंतुओं के कारण ही हमारा जो प्राकृतिक है वो दोस्तों संतुलित रह पाता है, हमारा जो प्राकृतिक है वह दोस्तों अनुकूल रह पाता है। अगर जीव जंतु ना हो तो हमारा जो प्राकृतिक होगा वह बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रह पाएगा। आज हम जल को इतना ज़्यादा मात्रा में प्रदूषित कर रहे हैं, तो दोस्तों आप ही बताइए जल प्रदूषित करने के बावजूद भी जल शुद्ध रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि उसमें दोस्तों जलचर प्राणियां रहती हैं। जो प्राणियां हैं जल में रहने वाली, वे क्या करती हैं कि अशुद्ध पदार्थों को खा जाती हैं और अशुद्ध पदार्थों को खाकर जल को शुद्ध करती हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो जीव है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा संसाधन प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों हम इस प्राकृतिक में जो भी सड़े गले पदार्थ फेंक देते हैं, उन सड़े गले पदार्थों को जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो दोस्तों अपघटित करके मिट्टी में मिला देते हैं। जो सड़ी गली पत्तियां हैं उन्हें अपघटित करके मिट्टी में मिला देते हैं। जितने सारे दोस्तों जीव जंतु या फिर माल मवेशी होते हैं, जब वे मर जाते हैं तो उन्हें भी सड़ाने का काम कौन करता है, तो दोस्तों सूक्ष्म जीव ही करते हैं। तो ये जीव क्या करते हैं, ये जीव हमारे लिए संसाधन प्रदान करते हैं। और आज तो मानव अपने लाभ के लिए इन जीवों को मार कर भी खा रहा है। आज मानव जीने के लिए, अपने भोज पदार्थ के लिए इन जीवों को मारकर खा रहा है, जो कि सरासर गलत है। दोस्तों हमें ईश्वर ने यह मानव योनि दिया है दूसरों की रक्षा के लिए, दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों की मदद के लिए, दूसरों की दोस्तों दुविधा को दूर करने के लिए, ना कि दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। हमें बिल्कुल भी किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए, किसी भी जीव को मारकर हमें नहीं खाना चाहिए। हमें ईश्वर द्वारा बिल्कुल भी दोस्तों यह अधिकार नहीं मिला है कि हम किसी जीव को मारकर खाएं। अगर दोस्तों आप लोग किसी जीव को मारकर खाते हैं या फिर बाजार से कीन कर आप लोग दोस्तों खाते हैं, तो आप लोग इसे खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यह पाप की श्रेणी में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है, लेकिन आजकल पर्यावरण प्रदूषण और अनियंत्रित मानव गतिविधियों के कारण संकट में है। आजकल जो हमारा पर्यावरण है वो किस अवस्था में है, तो दोस्तों आजकल हमारा पर्यावरण प्रदूषण और अनियंत्रित मानव गतिविधियों के संकट में है। ठीक है, आपको तो पता है
मानव के बढ़ती हुई जनसंख्या ने इस प्रकृति को बदल के रख दिया है। आज मानव अपने स्वार्थ में वशीभूत होकर इस प्रकृति को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है कि दोस्तों हम लोग इसकी भरपाई कई जन्म लेकर भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आज भी समय है सुधरने का। अगर हम सुधर जाते हैं, प्रकृति की वस्तुओं का संरक्षण करना अगर शुरू कर देते हैं तो दोस्तों अभी भी हमारा जो प्राकृतिक होगा वो बच सकता है। अगर हम प्रकृति की वस्तुओं का बिल्कुल भी संरक्षण नहीं करेंगे, इसे दिन प्रतिदिन खनन करते ही चले जाएंगे, तो दोस्तों आने वाले समय में यह हमारे लिए एक बड़ा संकट बन जाएगा, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा काल बन जाएगा। इसलिए हमें प्राकृतिक से संबंधित कुल जितने सारी वस्तुएं हैं उनका दोस्तों हमें संरक्षण करना चाहिए, उनका दोस्तों हमें इज्जत करना चाहिए। दोस्तों अगला भाग है पर्यावरण का महत्व। इसमें आप लोगों को पर्यावरण के महत्व से संबंधित बातों को लिखना है, ठीक है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है पर्यावरण जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। दोस्तों पर्यावरण हमारे जीवन के लिए आवश्यक संसाधन कैसे प्रदान करता है वो सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर है वायु, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। दोस्तों वायु कौन सा संसाधन प्रदान करता है? वायु हमें जीने के लिए ऑक्सीजन गैस वाला संसाधन प्रदान करता है। वायु है तो ऑक्सीजन है। वायु क्या होता है? वायु गैसों का एक मिश्रण होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें मिश्रित रहती हैं। दोस्तों वायु के कारण ही हमें ऑक्सीजन मिल पाता है। ऐसा नहीं है कि हम प्राकृतिक से केवल और केवल ऑक्सीजन गैस से ही अपने शरीर में लेकर जाते हैं। दोस्तों हम प्राकृतिक से हवा अपने शरीर में लेकर जाते हैं और उस हवा से ऑक्सीजन दोस्तों क्या होता है? बाहर होता है। किसके द्वारा? हमारे फेफड़ों के द्वारा, हमारे कुपिकाओं के द्वारा। ये मत सोचिएगा कि हम डायरेक्ट शुद्ध रूप में ऑक्सीजन ही नाक से ले रहे हैं, तो दोस्तों यह गलत सोच है आपका। हम नाक से हवा ले रहे हैं और ये हवा जाकर अंदर दोस्तों प्योर रूप में क्या होता है? विघटित हो जाता है। किसमें? तो ऑक्सीजन गैस में। और जो अशुद्ध हवा है वो दोस्तों हमारे शरीर से पुनः बाहर निकल जाता है। किस क्रम में? तो सांस छोड़ने के क्रम में, ठीक है। आगे है जल। दोस्तों जल से हमें बहुत प्रकार की सुविधाएं मिलती है, इसलिए जल भी क्या है? जल भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा संसाधन है। मिट्टी, मिट्टी के कारण ही दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे फसलों का उत्पादन हो पाता है, इसलिए मिट्टी भी एक बहुत बड़ा संसाधन है। यहाँ पर है वन। वन के कारण ही हमारे इस वातावरण में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा मिल पाती है। वन के कारण ही बहुत सारे जीव जंतुओं को आश्रय मिल पाता है। वन के कारण ही बहुत मात्रा में लकड़ी का उत्पादन हो पाता है। वन के कारण ही हमारा जो प्राकृतिक है वह दोस्तों शुद्ध एवं संतुलित रह पाता है। इसलिए दोस्तों वन क्या है? एक प्रकार का बहुत ही बड़ा संसाधन है, ठीक है। यहाँ चलते हैं आगे। आगे दोस्तों कहा जा रहा है यह सब मिलकर पृथ्वी को जीवन योग्य बनाते हैं, मतलब पृथ्वी को जीने लायक बनाते हैं। पृथ्वी को नहीं, पृथ्वी को एक ऐसा स्थान बना देते हैं जहां पर जीवन संभव हो सके, जहां पर हम जीवित रह सकें, ठीक है। पृथ्वी तो जीवित है लेकिन वो स्थान हमारे लायक रहने लायक है कि नहीं, उसके लिए दोस्तों क्या करता है? वन एक संसाधन प्रदान करता है, ठीक है। कहा जा रहा है यदि इन प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन बिगड़ता है तो पृथ्वी पर जीवन संकट में आ जाएगा। समझ रहे ना दोस्तों? पर्यावरण से संबंधित इन प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन अगर बिगड़ता है तो दोस्तों हमारा जो जीवन है वो पृथ्वी पर संकट में आ सकता है। दोस्तों पृथ्वी ही इस पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा साधन है जहां पर जीवन संभव है, जहां पर हम जीवित हैं। पृथ्वी को छोड़कर अन्य कोई भी दोस्तों दूसरा ग्रह या उपग्रह नहीं है जहां पर हमारा जीवन संभव हो सके। जीवन संभव होने की दोस्तों कल्पना किया जा रहा है, संभावना किया जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता है कि वहां पर जीवन संभव है। दोस्तों जो आपको जीने के लिए संसाधन प्रदान कर रहा है, जहां पर हम जीवित रह रहे हैं, जहां पर हमें रहने के लिए आश्रय मिला है, अगर हम उसी का दिन प्रतिदिन उपभोग करते चले जाएंगे, उसी का
दिन प्रतिदिन खनन करते चले जाएंगे तो दोस्तों बताइए फिर आने वाले भविष्य में हमारे जीवन के साथ क्या होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ क्या होगा, आप सोच कर दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, हमें अपने जीवन में ऐसा काम करना चाहिए, हमें इस प्रकृति के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि प्रकृति को कोई भी नुकसान ना हो, प्रकृति को कोई भी दोस्तों जो उसको होने वाली जो दुविधा होती है वो ना हो। ठीक है, अगला है पर्यावरण को हो रही समस्याएं। दोस्तों इसमें आप लोगों को पर्यावरण को जिन वस्तुओं से समस्या हो रही है उन वस्तुओं के बारे में बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है पहला वायु प्रदूषण। आप सभी को पता है कि वायु प्रदूषण के कारण हमारा प्राकृतिक हमारा पर्यावरण प्रदूषित होते जा रहा है। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया ना, वाहनों से निकलने वाले जो धुएं हैं, वाहनों से निकलने वाले जो धुएं हैं, कल कारखानों से निकलने वाले जो धुएं हैं वो हमारे वायुमंडल को दूषित कर रहे हैं, वो हमारे वायुमंडल को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे वायुमंडल से ऑक्सीजन की मात्रा कम होते जा रही है। दोस्तों अगर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी तो हमें सांस लेने में कठिनाई हो जाएगी। इसलिए दोस्तों हमें वायु प्रदूषण पर रोकथाम करनी चाहिए। अगला है जल प्रदूषण। दोस्तों आज देख सकते हैं कि लोग बहुत सारे शुद्ध जल को, साफ जल को अशुद्ध करते जा रहे हैं। दोस्तों नदी और तालाब में ही कपड़ा खींच रहे हैं, नदी और तालाब में ही माल मवेशियों को धो रहे हैं, नदी और तालाब में ही मरे हुए मवेशियों को बिक देते हैं, मरे हुए लाश को डाल देते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है, इससे हमारा जो जल होता है, हमारा जो नदी होता है, हमारा जो झील होता है, हमारा जो झरना होता है वह दोस्तों प्रदूषित हो जाता है। तो हमें जल प्रदूषण को रोकना चाहिए, अन्यथा हमें स्वच्छ जल बिल्कुल भी पीने लायक नहीं मिल पाएगा। दोस्तों अगर हमें ज़्यादा लंबे समय तक इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व कायम रखना है तो हमें इन चीज़ों पर रोकथाम करनी होगी, तभी जाकर हम इस पृथ्वी पर अपना जीवन लंबे समय तक कायम कर सकते हैं। आगे है वृक्षों की कटाई। दोस्तों आज बढ़ती हुई इस जनसंख्या ने वृक्षों का इतना ज़्यादा मात्रा में कटाई किया हुआ है कि दोस्तों आज दूर दूर तक कोई भी वृक्ष दिखाई नहीं दे पाता है। आज बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े दोस्तों जो देश होते हैं, जो विदेश होते हैं, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी वृक्ष जो है वो दिखाई नहीं देता है। दोस्तों वृक्ष ही हमारे इस प्रकृति को शुद्ध करते हैं, हमारे इस प्रकृति को स्वच्छ करते हैं। अगर वृक्ष ही ना रहे तो दोस्तों हमारा प्रकृति कैसे रह सकता है, हमारा वन कैसे रह सकता है, हम कैसे रह सकते हैं। तो हमें वृक्षों की कटाई पर भी रोकथाम करनी चाहिए। अगर आप वृक्ष काट भी रहे हैं तो दोस्तों आप लगाएं भी, अगर आप कुछ प्रकृति से ले भी रहे हैं तो उस प्रकृति को दे भी, जिससे कि प्रकृति को कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, आगे है जलवायु परिवर्तन। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है मानव गतिविधियों के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और अप्रत्याशित मौसम परिवर्तन हो रहे हैं। दोस्तों मौसम आने से पहले जो मौसम है वो आ जा रहा है। दोस्तों हमारे पृथ्वी का जो तापमान है वो काफ़ी दोस्तों ज़्यादा मात्रा में बढ़ जा रहा है। तो दोस्तों ये सब किसके कारण हो रहा है, ये सब दोस्तों हो रहा है मानव गतिविधियों के कारण। अगर दोस्तों मानव अपने गतिविधियों को अगर रोक नहीं लगाएगा, अगर जितने सारे उसने दोस्तों औद्योगिक उपकरण बनाए हैं उस पर अगर वो रोक नहीं लगाएगा तो दोस्तों हमारा जो प्राकृतिक है वो दोस्तों दूषित हो सकता है, हमारा प्राकृतिक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। और जब प्रभावित हो जाएगा तो हमारे इस प्राकृतिक में, हमारे इस देश में मौसम की कोई भी निश्चित सीमा नहीं होगी कि इस समय में ये मौसम आएगा, बिना समय के ही कोई भी मौसम आ जाएगा। दोस्तों अगर समय रहेगा ठंडा का तो लगेगा गर्मी, और समय है गर्मी का तो होगा बरसात। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं, इसमें है पर्यावरण संरक्षण के उपाय। दोस्तों आप लोगों को इसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो उपाय है उसी को लिखना है। ठीक है दोस्तों, अगर हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहें तो हमें क्या करना होगा बताइए तो। दोस्तों हमें पेड़ लगाना होगा, हमें रिसाइकल करना होगा, उसके बाद हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना होगा और साथ ही ऊर्जा का भी बचाव करना होगा। तो दोस्तों इन्हीं सब टॉपिक पर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा स्टेंजा लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों हम लोग
पेड़ लगाने पर। क्या कहा जा रहा है? वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण के सबसे सरल और प्रभावी उपायों में से एक है। दोस्तों, अगर हम वृक्ष रोपते हैं, अगर हम वृक्षारोपण करते हैं तो हमारा प्राकृतिक प्रदूषित होने से बच सकता है, हमारा प्राकृतिक बर्बाद होने से बच सकता है, हमारा यह पर्यावरण नष्ट होने से बच सकता है। अगर दोस्तों मानो चाह जाए, इंसान चाह जाए कि हमें अपने इस प्रकृति को बचा लेना है, हमें इस प्रकृति को शुद्ध और संतुलित बना के रखना है, तो दोस्तों हमारा प्रकृति कभी भी प्रभावित नहीं हो सकता है। हमारे इस प्राकृतिक में पेड़ पौधों की संख्या कभी भी कम नहीं हो सकती है। तो दोस्तों अगर हमें इस प्रकृति को संतुलित बनाए रखना है तो हमें क्या करना होगा? हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाना होगा। दोस्तों आप भी पेड़ लगाएं और अपने बच्चों को भी यह शिक्षा दें कि वे भी पेड़ लगाएं। और स्कूल के कुल जितने सारे शिक्षक हैं वे भी अपने बच्चों को ये बताएं कि उन्हें भी पेड़ लगाना चाहिए। वे पेड़ अपने घर के आसपास लगा सकते हैं, अपने स्कूल के आसपास लगा सकते हैं, अपने शहर के आसपास लगा सकते हैं, अपने शहर का जो बस स्टॉप होता है उसके आसपास लगा सकते हैं। जहाँ हो सके, जहाँ पर मिट्टी है और वहाँ पर कोई दोस्तों कोई भी मतलब वहाँ पर वस्तु नहीं है, खाली जगह है, तो वहाँ पर पेड़ लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा पेड़ हम लगाएंगे उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। और पेड़ लगाने ही से नहीं होगा, लोगों को भी यह बताएं कि पेड़ हमारे लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। एक आदमी है पेड़ लगाने वाला और 10 लोग है उस पेड़ को कबारने वाला। कितने लोग क्या करते हैं कि जो नाजुक पेड़ रहता है, जो शीशु वाला पेड़ रहता है, उसे कबार कर दतवन बना लेते हैं और मुंह धोने लगते हैं। बताइए, उनका दिमाग उतने में है, उनका दिमाग बताइए ठेवनों से भी नीचे है। बताइए, अरे भाई अगला किसी ने पेड़ लगाया है, वो कुछ सोच कर लगाया है कि इससे हमें फल की प्राप्ति होगी, इससे हमें छाया मिलेगा, इस पर बहुत सारे पक्षियों का आवास मिलेगा, यह हमारे प्रकृति को शुद्ध बनाएगा, हमारे प्रकृति को संतुलित बनाएगा, हमारे इस वातावरण को समृद्ध बनाएगा। लेकिन वो क्या किया? उसी समय उसको कबार के कूची बना दिया, मुंह धोने लगा। तो बताइए ये क्या दोस्तों एक इंसान का कर्तव्य है ऐसा करने का? नहीं है, बिल्कुल भी। तो दोस्तों इंसानों को भी यह समझना चाहिए कि हमें पेड़ बिल्कुल भी कबारना नहीं चाहिए। अगर अगला इंसान पेड़ लगा रहा है तो जो इंसान है पेड़ कबारने वाला, उसे यह सोचना चाहिए कि हमें ये पेड़ नहीं कबारना चाहिए, बल्कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। बहुत सारे भी ऐसे लोग हैं जो कि अपने माल मवेशी से पेड़ पौधों को खिवा देते हैं। तो दोस्तों ऐसा काम बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। अगर आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल भी बुरा काम भी नहीं कीजिए, बस आप अपने काम से काम रखिए, किसी के भी दोस्तों अच्छे काम में आप अड़चन मत बनिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ हवा को शुद्ध करते हैं और जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग। दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कचरे को पुनः उपयोग के लिए तैयार करना। दोस्तों हर एक घर में प्रतिदिन कचरा निकलता है, हर एक दुकान में, हर एक फैक्ट्री में, हर एक कारखाने में दोस्तों प्रतिदिन कचरा निकलता है तो निकलता ही है। अगर दोस्तों इन सभी कचरों को एक जगह बटोर लिया जाए तो सोच सकते हैं कि हिमालय पर्वत से भी बड़ा पहाड़ बन सकता है, हिमालय पर्वत से भी बड़ा पहाड़ बन सकता है। तो दोस्तों ये सभी कचरा कहाँ जाएगा? दूसरा ग्रह पर? नहीं ना, इसी ग्रह पर ना है, इसी ग्रह पर दोस्तों है और इसी ग्रह को यह प्रभावित करेगा, हमारे इस प्रकृति को प्रभावित करेगा। तो दोस्तों हमें यह चाहिए कि हम इन कचरों का रिसाइकलिंग करें, हम इन कचरों को कुछ ऐसा करें जिससे कि हम इनका पुनः उपभोग कर सकें। ठीक है, पुनः उपयोग में हम ला सकें, ऐसा हमें काम करना चाहिए। इससे कचरे की मात्रा कम होती है और प्राकृतिक संसाधनों की भी बर्बादी रुकती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास झोला है तो दोस्तों आप झोला में ही सब्जी लेकर आएँ, झोला में ही आप घर का सौदा या सामान लेकर आएँ। आप हर एक वस्तु के लिए बिल्कुल भी दुकानदार से प्लास्टिक ना मांगे। अगर आप प्लास्टिक मांगते भी हैं तो दोस्तों प्लास्टिक को इधर उधर बिल्कुल भी ना फेंकें, बिल्कुल भी इधर उधर दोस्तों आप लोग प्लास्टिक को ना गाड़ें। इससे क्या होता है कि हमारा जो प्राकृतिक है वो दोस्तों दिन प्रतिदिन नष्ट होते जाता है, मिट्टी की उर्वरता जो शक्ति होती है वो दोस्तों कम होती चली जाती है। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर कम संसाधनों में हमारा काम हो जा रहा है तो हम कम संसाधनों से ही अपना काम करें। अगर आपको दोस्तों 50 मीटर 100 मीटर या 1 किलोमीटर दूर तक जाना है तो दोस्तों इसके लिए आप लोग साइकिल का उपयोग करें, ना कि बाइक या फिर कार का उपयोग करें। दोस्तों बाइक और कार बनाया गया है लंबी दूरी तय करने के लिए, बड़ी दूरी तय करने के लिए बनाया गया है, लेकिन आजकल के जो इंसान है वो छोटी छोटी दूरियों के
के लिए भी कार का उपयोग करते हैं, बाइक का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है, इससे दोस्तों हमारा जो प्राकृतिक है वो काफ़ी प्रभावित होता है। इससे धुआं निकलता है और धुआं से हमारा वायुमंडल प्रभावित होता है। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, हमें रिसाइकलिंग पर ध्यान देना चाहिए। जितना सारा आप लोग बोतल फेंक देते हैं, जितना सारा आप लोग दोस्तों कैन फेंक देते हैं, कैन पीने वाला जो कैन होता है, तो दोस्तों उसका भी रिसाइकलिंग हो सकता है। एल्युमिनियम से संबंधित जो बर्तन होते हैं, धातुओं से संबंधित जो बर्तन होते हैं, उसका 100% रिसाइकलिंग किया जा सकता है, पुनर्चक्रण किया जा सकता है। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम इन वस्तुओं का कैसे हम पुनर्चक्रण कर सकते हैं, शीशों का कैसे पुनर्चक्रण कर सकते हैं, जिससे कि हम फिर से इसका उपभोग कर सकें। ये बिल्कुल भी हमारे प्रकृति को बर्बाद ना करें। ठीक है, आगे है प्लास्टिक का कम उपयोग। मैंने अभी आप लोगों को बताया दोस्तों, आप लोग जितना ज़्यादा कम मात्रा में प्लास्टिक का उपयोग कीजिएगा उतना ही आप लोगों के लिए और हम सभी के लिए बेहतर होगा। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसलिए इसके उपयोग को कम करने और इसके विकल्पों का प्रयोग करने पर जोर देना चाहिए। किसको, जानवरों को कि जंतुओं को कि जीवों को कि पशु पक्षियों को, हम लोगों को। पशु पक्षी प्लास्टिक नहीं फैलाता है और ना ही प्लास्टिक बिकता है, जीव जंतु बिल्कुल भी प्लास्टिक नहीं बनाया है। प्लास्टिक बनाने वाले हम इंसान हैं, इसलिए हम इंसानों को भी यह चाहिए कि हम प्लास्टिक पर रोकथाम करें। जिस प्रकार से हम प्लास्टिक का आनंद ले रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार से हम प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करें, जिससे कि हमारे प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, आगे है ऊर्जा का बचाव। दोस्तों ऊर्जा के बचाव में कहा जा रहा है बिजली, पानी और अन्य ऊर्जा संसाधनों को बचाना आवश्यक है। दोस्तों ऐसा नहीं कि आपका काम हो गया फिर भी बिजली चल रहा है। दोस्तों जैसे कि मैं भी देखा हूँ बहुत सारे बड़े बड़े घरों में कि रूम में कोई नहीं सोया है, फिर भी पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, फ्रिज ऑन है, एसी ऑन है। अरे भाई, ऐसे तो फ्रिज ऑन ही रहता है, लेकिन अगर एसी ऑन है तो दोस्तों एसी ऑन कब हो सकता है, जब कोई अगला उस रूम में है। अगर कोई रूम में नहीं है, अगर आप रूम में नहीं रहते हैं, आप रूम से बाहर हैं, तो दोस्तों आप फ्रिज बंद कर दीजिए। अगर फ्रिज में कोई सामान नहीं है तो फ्रिज बंद कर सकते हैं। दोस्तों जब आपको जिस काम की जरूरत पड़ती है, जिस वस्तु की जरूरत पड़ती है, तभी आप उसका उपभोग करें, तभी आप उसको यूज करें, अन्यथा आप उसको बिल्कुल भी ना चलाएं। इससे क्या होता है कि ऊर्जा का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खपत होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहाना है तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि 10 बाल्टी से नहाते हैं, 15 बाल्टी से नहाते हैं। अरे भैया, आप 15 बाल्टी से नहाओ या फिर 15,000 बाल्टी से नहाओ, अगर आपको ईश्वर ने सांवला बनाया है तो आप सांवला ही रहिएगा, अगर आपको ईश्वर ने गोर बनाया है तो गोर ही रहिएगा। बस आपको अपने पानी से नहाकर अपने शरीर को शुद्ध कर लेना है, अभी ना कि पानी का बर्बादी करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पानी का बर्बादी करते हैं। टैब में एक टैब पानी भर लेते हैं, इसको पता ना टैब बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, नहाने वाला टैब होता है ना, उसमें पूरा पानी भर लेते हैं और पानी भरकर उसमें झूमते रहते हैं। तो दोस्तों इतना ज़्यादा पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हर एक व्यक्ति इतना ज़्यादा पानी बर्बाद करेगा तो सोचिए आने वाले समय में क्या हमें पीने के लिए शुद्ध पानी मिलेगा, क्या हमें नहाने के लिए अच्छा पानी मिलेगा, नहीं मिल सकता है। दोस्तों आगे है हमें सोलर एनर्जी और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अगर हम इन ऊर्जाओं का दोस्तों उपयोग करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि ये संसाधन कभी खत्म ना होने वाले संसाधन है। पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकता है क्योंकि यह दोस्तों प्राकृतिक से संबंधित है। सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकता है क्योंकि अभी प्राकृतिक से संबंधित है। सूर्य खत्म होगा तभी सौर ऊर्जा खत्म होगा, अन्यथा बिल्कुल भी सौर ऊर्जा खत्म नहीं होगा। अगर जल खत्म होगा तभी जाकर दोस्तों जल से उत्पादन होने वाली बिजली खत्म होगी, अन्यथा बिजली कभी भी खत्म नहीं होगी। पहले के समय में बिजली का उत्पादन कोयले से किया जाता था। पहले के समय में जो ट्रेन थी, जो दोस्तों गाड़ियाँ थी चलने वाली, वो सब कोयले पर ही चलती थी, लेकिन आज के इस समय सभी गाड़ियाँ सभी ट्रेन चल रही हैं बिजली पर। तो इससे क्या हो रहा है, इससे दोस्तों जितने सारे प्राकृतिक संसाधन हैं उन सभी का संरक्षण हो रहा है, कोयलों की बचत हो रही है। ठीक है, और भी वैज्ञानिक प्रयास में लगे हुए हैं कि पेट्रोलियम का कैसे कम से कम उपयोग किया जा सके। ठीक है दोस्तों, अगर पेट्रोलियम का भी कम से कम उपयोग हो जाएगा तो दोस्तों पेट्रोलियम की भी बचत बहुत ही अधिक मात्रा में होगी। ठीक है, जो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आगे है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग। निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन या साइकिल का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ऑफिस जाना है, अगर आपको पढ़ाने के लिए जाना है, अगर आपको पढ़ने के लिए जाना है, तो दोस्तों आप लोग सार्वजनिक वाहन का प्रयोग कीजिए। सार्वजनिक मतलब उसमें सभी लोग सवार होते हैं, ये ना कि अपना प्रॉपर वाहन। अगर आपके पास कार है तो आप भी कार निकाल दीजिए, थोड़े दूरी के लिए कार निकाल दीजिए। तो दोस्तों जब हर एक व्यक्ति अपना कार निकाल दे, अपना मोटरसाइकिल निकाल दे, तो इसी के कारण क्या होता है, रोड पर ट्रैफिक जाम लगता है। ट्रैफिक जाम लगने से लोगों का समय का दोस्तों बर्बादी होती है और साथ ही
जितने सारे वाहन होते हैं उनसे निकलने वाली जो धुएं होती हैं, उन धुओं से हमारा जो वायुमंडल होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रभावित होता है। और इसके साथ ही साथ ध्वनि प्रदूषण भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण जो इंसान होता है, जो मानव होता है, वो दोस्तों डिप्रेशन में चला जाता है। हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम अपने निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। निजी वाहन का उपयोग आप वहाँ पर करें जहाँ पर आपको बहुत ही ज़रूरी कोई काम पड़ गया हो, या आपके परिवार में किसी का दोस्तों कुछ छूट रहा हो, बहुत ही जल्दी आपको जाना हो, या आपके घर में किसी का तबीयत खराब हो, बहुत ही जल्दी हॉस्पिटल जाना हो, तब जाकर आप अपने वाहन का उपयोग करें। अन्यथा दोस्तों किसी सामान्य काम के लिए अपने निजी वाहन का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। ठीक है, आगे कहा जा रहा है दोस्तों, आगे है निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष में दोस्तों कहा जा रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पर्यावरण का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। भैया दोस्तों देखिए, जो पर्यावरण का अच्छा बुरा वाला जो बात है वो कौन समझ सकता है? हम इंसान, क्योंकि हम इंसानों के पास ही यह दिमाग है अच्छा बुरा की जानकारी रखने वाला। जानवरों के पास तो है नहीं, वो जहाँ मन वहाँ लैट्रिन कर देते हैं, जहाँ मन तहाँ पेशाब कर देते हैं, उनको क्या पता है कि क्या सही है क्या गलत है? आप ही बताइए। लेकिन हम इंसान हैं, हम जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। ठीक है, तो दोस्तों हम इंसानों को ही, हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, अगर हम आज ही कदम नहीं उठाते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग समझदारी से करना होगा, समझदारी से, ना कि लड़ाई झगड़ा करके। समझदारी करने का मतलब कि अपने आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनको आप बताइए कि जल बचाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, पेड़ पौधे बचाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आसपास के परिवेश को साफ सुथरा रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अपने शरीर को साफ रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों को शिक्षित करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और कुल जितने सारे पशु पक्षी हैं उनका संरक्षण करना, उनके जीवन की रक्षा करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी मिट्टी की रक्षा करना, अपने जल की रक्षा करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इन सभी बातों को आप लोग अपने आसपास के लोगों को बताइए, उनमें जागरूकता फैलाइए, ताकि वे बिल्कुल भी अपने आसपास के परिवेश को गंदा ना कर सके बल्कि साफ सुथरा कर सके। ठीक है, आगे है, सरकार, समाज और व्यक्तिगत रूप से सभी को पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना चाहिए। मैंने आप लोगों को अभी बता दिया दोस्तों, तभी हम एक स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसे बचाने के लिए वृक्षारोपण, प्लास्टिक का कम उपयोग और पुनर्चक्रण जैसे उपाय करना जरूरी है। इससे आप सभी परिचित हो चुके हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों यह था पर्यावरण से संबंधित निबंध लिखना भी आप लोग सीख चुके हैं, और साथ ही पर्यावरण से संबंधित जो जानकारियां हैं उसे भी आप लोगों ने प्राप्त कर लिया। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप लोग अपनी भाषा में मिला जुला कर पर्यावरण से संबंधित निबंध को एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, आप लोगों के लिए अगर हेल्पफुल रहा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।